सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान को खुशामदीद कहती हूँ। वैसे तो बहुत सारी खबरें हैं और अगर हम सियासी मैदान की बात करें तो बहुत कुछ हो रहा है और इस हवाले से भी हम आज बात करेंगे। लेकिन आज इस खबर से मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहती हूँ, वो है MKM लंदन में गिरफ्तार टारगेट किलर यूसुफ उर्फ ठेले वाला, और जिसने जो कोई इंकशाफात किए हैं उस पर हम ज़रा आज बात करेंगे। उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो सामने आती है जिसमें वो ये कहता है कि मैं जानता हूँ वज़ीर आला मुराद अली शाह को, और इनकी तमाम जो सूरत हाल के हवाले से मुझे इल्म है और उन्होंने मुझे एक तरह से पनाह भी दी। और ये बात उसने फारूक सत्तार के हवाले से भी की थी। तो मैं चाहूँगी, उस पर वज़ीर सिंध का बयान भी सामने आया नाज़रीन, और उन्होंने कहा ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। ये कौन टारगेट किलर है, मैं ना इसको जानता हूँ ना ये पहचानता हूँ। 2017 से ही रेंजर्स की तहवील में था। उन्होंने ये भी कहा कि इस पर मैंने बात भी की है पुलिस के आला हुकाम से। तो आज इस खबर से हम आगाज़ करें, उस पर हम दिखा देते हैं कि यूसुफ उर्फ ठेले वाला ने क्या गुफ्तगू की। पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर वज़ीर आला सिंध ने इस पर क्या जवाब दिया वो आपको दिखाएंगे। जी दिखाइए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह वहाँ जहाँ उन्होंने मुझे रखा हुआ था वहाँ आए थे और मुझसे मुलाकात करी थी सर। उन्होंने कहा था मेरे से कि यूसुफ तुम जानते हो कि मैं तुमसे क्यों मिलने आया हूँ। मैंने बोला नहीं सर, मैं नहीं जानता कि आप मुझसे क्यों मिलने आए हो। कहने लगे बेवकूफ़, तू दुनिया की नज़रों में मरा हुआ मगर आज जिंदा हो। मैं जानता भी नहीं हूँ, नाम भी नहीं जानता हूँ और मैं कभी मिला नहीं हूँ। जहाँ मैंने पता किया और मैंने बिल्कुल आईजी को, एडिशनल आईजी को बुलाया था। मैंने जब पता किया तो 2017 में जिसकी वो बात कर रहे हैं उस वक्त वो पाकिस्तान रेंजर्स की कस्टडी में था, पुलिस की कस्टडी में नहीं था। तो मैंने अभी डीजी रेंजर से बात नहीं हो सकी, मैं उनसे पता कर लूँगा कि क्या वजह थी, कैसी बात हुई। और उसके साथ साथ मैंने पुलिस को भी कहा है कि इंक्वायरी करें कि किसकी एक्सेस उस दहशतगर्द तक पहुंची थी और किस तरीके से उससे ये बयान रिकॉर्ड कराया गया, और इसके पीछे कुछ है तो इंशाल्लाह बेनकाब हो जाएगा। जहाँ तक ये बात है तो मैं ये क्लियरली बता दूं कि मैं कभी नहीं, स्टोरी जिसने तैयार की उसकी तय तक मैं पहुँच जाऊँगा, पहुँच गया हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर पुलिस को कर लेने दें इंक्वायरी अपनी कंप्लीट। तो उन्होंने 2 दिन मुझसे और मांगे ताकि वो हर चीज़ पूरी बता दें। जी नाज़रीन, तो ये थी वो गुफ्तगू, और तमाम तर खबर पर हम पहले बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी हमारे साथ हैं, उनसे पहले इस खबर का पूरा अहवाल ले लेते हैं। शुएब, ज़रा ये बताइएगा ये खबर कैसे आई, फिर ये बयान कैसे आया, क्या मामला क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइए। सुमैया, गुज़िश्ता रोज़ दोपहर में 12 बजे SSP असफर महेसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें इस मुलजिम की गिरफ्तारी को जाहिर किया गया जिसका ताल्लुक MKM लंदन से बताया जाता है और इसके ऊपर 96 अफराद के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है। 66 अफराद का बराह रास्त कत्ल में इसने सहूलतकारी करी और 30 अफराद के कत्ल में बताया गया कि ये शामिल है, कुल 96 अफराद। अब इसकी गिरफ्तारी जो जाहिर की गई वो एंटी स्ट्रीट क्राइम ने की। इतना बड़ा दहशतगर्द, इतना बड़ा टारगेट किलर, ये महज स्ट्रीट क्राइम की फोर्स पकड़ेगी इसको? सबसे पहले एक सवाल। उसके बाद जिस तरीके से इसकी गिरफ्तारी जाहिर की गई उस पर बहुत से शकूक व शुबात उठ गए। जब लोगों ने वो पुराने क्लिप्स चलाए, मीडिया के सहाफ़ियों ने निकाले तो ख़बर खुलती गई और आखिर में फिर यही हुआ कि CM सिंध को उनकी जानिब से आज बाकायदा तौर पे इस पर गुस्से का इजहार किया गया। उन्होंने अपने हाउस में जो कराची पुलिस के एडिशनल IG हैं ग़ुलाम नबी मेमन और सूबे के IG सिंध कलीम इमाम, दोनों को तलब किया। उनसे पूछा कि भाई एक SP कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सहाफ़ियों से बात करवा रहा है, आप लोग वहाँ कहाँ खड़े हुए थे? गिरफ्तार मुलजिम है, टारगेट किलर है, 96 अफराद के कत्ल का बोलता है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आप सहाफ़ियों से ये बात करवा रहे हैं कि इसकी CM सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात हुई है, डॉक्टर फारूक सत्तार ने इस टारगेट किलर को पनाह दिलवाई। ये किस तरह के मामलात हैं? ये पहले क्यों नहीं बेनकाब हुए? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले जो आपकी तफ्तीश थी वो कहाँ सोई हुई थी? अब ये बात सामने आई है कि जो वज़ीर आला सिंध की जानिब से गम व गुस्से का इजहार किया गया, सरजनिश की गई, उसके बाद इस थाने यानी जो SHO थाना सोल्जर बाज़ार हैं उनको आर्जी तौर पे मुअत्तल कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स के इमरान गुज्जर हैं उनको भी कह दिया गया है कि वो अपना काम बंद कर दें। मैंने आज सिंध पुलिस के तर्जुमान से रब्ता किया, उनसे मैंने मौक़िफ़ मांगा। मैंने कहा अगर इसका कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो वो मीडिया में आप जाहिर करें कि आपने SHO सोल्जर बाज़ार को और एंटी
स्ट्रीट क्राइम फोर्स के जो सरबराह हैं ईस्ट जोन के इमरान गुज्जर, उनको सस्पेंड किया है। उन्होंने कहा अभी ये नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं हुआ है क्योंकि वज़ीर आला साहब ने 2 दिन का मौका दिया है। IG सिंध ने इस पे तहकीकाती कमेटी बनाई है और फिर ये मामला मंजर आम पर आएगा। अच्छा, मैं आती हूँ ज़रा और भी ज़्यादा सवाल करते हैं, अपने दीगर मेहमानों को भी मैं शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार नज़ीर लगाई साहब हमें स्टूडियो से ज्वाइन करें। लगाई साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। PJ मीर साहब भी हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। लगाई साहब, ये कैसा मामला है? 96 अफराद तक टारगेट किलर ये आके इनका शफात कर रहा है और फिर जो सवालात वज़ीर आला सिंध ने उठाए हैं वो भी बड़े वैलिड है। वो कहते हैं कि ये एक साजिश है जो मेरे खिलाफ रची जा रही है। ये जो मामला है मैं इसकी तह तक पहुंच गया हूँ, जिसने ये स्टोरी बनाई है। कौन बनाता है स्टोरी, कौन हिलाता है डोरियाँ, ये क्या मामलात होते हैं? बस जिसने भी किया बहुत कच्चा खेल खेला। और जिस तरह से एक बन्नी साहब बता रहे हैं कि एक टारगेट किलर को जो लगभग 100 अफराद 96 अफराद के कत्ल में मुलविस है, वो कैसे रिहा हो जाता है कस्टडी से, फिर उसके बाद किस तरह से वो जाकर गलियों में लूट मार करता है, फिर किस तरह से पर्स छीनने और मोबाइल छीनने और इस तरह की दूसरी चीज़ें छीनने के चक्कर में पड़ जाता है, और फिर किस तरह से वो पुलिस के हाथों चढ़ता है, या फिर किस तरह उसकी गिरफ्तारी होती है, फिर किस तरह उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है और सारे इंकशाफात कराए जाते हैं। बड़े दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। फिर वज़ीर आला सिंध के साथ उनका लिंक कैसे जोड़ा जाता है कि जनाब ये क्रिमिनल जो है वो कह रहा है कि देखें जी मैं तो उनसे मिला और उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उससे ये कहा। ये सारी बातें जो हैं अगर चीफ मिनिस्टर इसकी तह तक पहुंच गए हैं तो ज़ाहिर है वो आगाह भी करेंगे, और हम चाहेंगे कि वो मीडिया में लाएं कि असल मकसद क्या था, ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई, और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़रूरी था तो फिर ये एक्सेस कैसे हुई है कि उसके साथ मीडिया गुफ्तगू करे और मीडिया उससे सवाल जवाब करे। मीडिया तो ज़ाहिर है ऐसा मौका करता है। इस तरह के देखें बहुत मशकूक किस्म की चीज़ें हो चुकी हैं। जिस तरह से एक मुलजिम को फांसी हुई थी, फांसी की सज़ा हुई थी, और उसको फांसी की सज़ा से ऐन पहले उसकी एक वीडियो जारी हो गई और उसके इंकशाफात आने लगे कि जनाब मैंने ये किया, मैंने वो किया, और फिर उसकी फांसी को रोक दिया गया। फिर कुछ दिन के बाद फिर उसे फांसी दे दी गई। लेकिन असल मकसद क्या थे, चीज़ें सामने नहीं आती हैं। मेरे ख्याल में अब शायद बहुत आना चाहिए। हाँ, ये आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। पॉइंट टेकन। PJ मीर साहब, ये भी तो एक सवाल है ना कि जो मातहत इदारा है वज़ीर आला सिंध के, वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वज़ीर आला सिंध के इल्म में लाए बगैर करता है, फिर वो जो टारगेट किलर वो इल्ज़ामात लगाता है, मीडिया को रसाई मिलती है, मीडिया सवालात करता है, और उसके बाद वज़ीर आला सिंध को पता चलता है कि अच्छा ये बात है, अच्छा ये मुझ पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फिर वो बुलाते हैं IG सिंध को और फिर वो सरजनिश करते हैं तमाम तरह पुलिस अफसरान है। ये कुछ अजीब सी बात नहीं लगती सुनने में? ये बड़ी सस्पिशियस है। मैं नहीं समझता हूँ कि जिस नौइयत से या वो जो संगीन चार्जेस लेके आया है चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़, इसमें कोई क्रेडिबिलिटी है। और नंबर 1, अगर ऐसी कोई बात होती तो भाई आप सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर से बात करो ना। आप जो इधर आके मीडिया पे आए हो, मुझे तो ये एक स्मेयर कैंपेन लगती है कि चीफ मिनिस्टर को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, और इन पर्टिकुलर मुराद अली शाह साहब को। अब द क्वेश्चन इज़, ये कौन करवा रहा है, ये आदमी कहाँ से आया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इतनी देर पे अब क्यों आया है। आई मीन व्हाट इज़ द एक्चुअल बैकग्राउंड ऑफ दिस होल स्टोरी। अब और ये किस मौके पे आया है, ये देखें आप, किस मौके पे ये आदमी आया है, और जिस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है, और आधा उसकी शक्ल आपको नज़र आ रही है, फेस उसका आप कह लो कि इंप्रेशंस नज़र आ रहे हैं, सिर्फ उसने मुंह ढका हुआ है। सो व्हाट काइंड ऑफ आप कह लो कि ये रेवोल्यूशन ये लेके आ रहा है, और इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। व्हाट इज़ द क्रेडिबिलिटी ऑफ ए सॉस, व्हाट इज़ द क्रेडिबिलिटी ऑफ हिम एज वेल। तो मैं समझता हूँ कि आई वुड नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ सच पीपल जो कि आके विली नीली इधर बैठ के टेलीविजन पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और वीडियोस छोड़ देते हैं और हम इन लोगों को सीरियस लेते हैं। आई थिंक ये बड़ा एक इररिस्पॉन्सिबल किस्म की, जिस तरह लगारी साहब बात करी, बड़ी इररिस्पॉन्सिबल किस्म की, ये मशकूक किस्म की है उसने ये स्टेटमेंट दी है। अब तो जिस तरह चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैंने IG को और जो दूसरे सिक्योरिटी के लोग हैं जिनको कहा है, आई थिंक दिस मैन शुड बी इंटेरोगेटेड, और जब इसकी इंटेरोगेशन होगी फिर हम सब देखेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी, एंड द
देन ऑफ कोर्स द चीफ मिनिस्टर विल कम और अपने आप को वो भी एक्सप्लेन करेगा। बिल्कुल सही, और होना भी चाहिए। ऐसे मामला जो है वो ड्रैग नहीं होना चाहिए। तो शुएब, ये तो एक बात आपने बताई कि ज़ाहिर है इस पर अब एक तहकीकाती कमेटी भी काम करेगी। आपने कहा SHO को भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन एक और स्टोरी आई थी जो सामने आई थी, वो थी ये गैर कानूनी नंबर प्लेट की गाड़ी की मौजूदगी की, जो वहाँ पाई गई, उसको पुलिस प्रोटोकॉल भी मिला। उस खबर पर अभी क्या अपडेट है, क्या कोई पेशरफ्त हुई? सुमैया, वो उस खबर की अपडेट ये है कि ये वज़ीर आला हाउस के मरकज़ी दरवाजे के सामने से एक मर्सिडीज़ गाड़ी गुजरती है। जब वो मर्सिडीज़ गाड़ी वहाँ से गुजरती है तो उस पर जो नंबर प्लेट लगी हुई वो एक टोयोटा करोला 1995 मॉडल की गाड़ी है और उसके प्रोटोकॉल में पीछे पुलिस की मोबाइलें चल रही हैं। अच्छा। तो मर्सिडीज़ गाड़ी पे टोयोटा करोला की नंबर प्लेट 1995 के मॉडल की लगी हुई और वो वहाँ से गुजर गई। इस वाक़े पे पुलिस की जानिब से सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि ये गाड़ी गवर्नर हाउस जा रही थी और उसके दौरान ये वहाँ से गुजरी है, क्योंकि जो वज़ीर आला हाउस का जो गेट रास्ता है जो कि सिविल लाइन थाने की हदूद में आता है, वहाँ से गुजरते हुए ये वीडियो वायरल हुई और तमाम मीडिया पे नशर हुई। अब उस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया 195/2019 थाना सिविल लाइन में। उसमें 420 की दफ़ा को लगाया गया है, शामिल किया गया है, लेकिन किसी को नामजद नहीं किया गया, नामालूम आदमी है। हालांकि उस गाड़ी का जब हमने नंबर प्लेट डाला तो एक्साइज के रिकॉर्ड में वो नंबर प्लेट 1995 की टोयोटा करोला मॉडल और नाम आ रहा है सब कुछ, लेकिन वो गाड़ी फिर भी नाम शामिल नहीं किया गया। नहीं, नाम तो इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि जो गाड़ी वो अंदर लोग चला रहे थे, पुलिस कहती है हमें नहीं पता वो कौन थे। हमने उनको रुकने का इशारा किया, लेकिन उनके तो पहरेदार खुद पुलिस वाले हैं। अगर आप वो फुटेज चलाएं तो पुलिस मोबाइल एस्कॉर्ट दे के लेके जा रही है, तो पुलिस को तो पता होगा ना हम किसको एस्कॉर्ट दे रहे हैं। काले रंग की मर्सिडीज गाड़ी या BMW गाड़ी शहर में होंगी कितनी, उनको एस्कॉर्ट दिया जा रहा है, तो पुलिस को तो पता है, पुलिस खुद छुपा रही है कि मामला क्या है। ठीक है, सारे ये दोनों मामला है और इनको जल्दी टेकअप करना होगा वज़ीर आला सिंध को और इन चीज़ों को देखना होगा। शुएब बर्नी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने तमाम तरह स्टोरीज हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। नाज़रीन, खबर है जो कल से ज़ाहिर सरगर्म है और वो है मामला फॉरेन फंडिंग केस का। और कल इलेक्शन कमीशन रैबर कमेटी गई थी और वहाँ पर जाके दरख्वास्त की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि इस मामले को रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाए। तो ये दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया और अब रोज़ाना इसकी समाअत होगी। जो स्क्रूटनी कमेटी है वो इसकी समाअत करेगी और रोज़ाना की बुनियाद पर ये केस जो है वो सुना जाएगा। क्योंकि एहसन इकबाल ने कल भी गुफ्तगू की, अकरम खान दुरानी ने भी की और आज भी उन्होंने गुफ्तगू में ये कहा कि 5 साल से ये मामला लटक रहा है, लेकिन अब इस मामले को मज़ीद नहीं लटकाना चाहिए, ये मामला जल्द हल होना चाहिए और जब ये हल हो जाएगा तो ये पूरी पार्टी जो है वो मुअत्तल हो जाएगी। अब ये मामला बढ़ेगा किस तरह? फिर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का भी आज जो गुफ्तगू थी वो भी सबके सामने थी और उन्होंने कहा कि रैबर कमेटी को खुद रैबरी की ज़रूरत है। अब ये मामला अब हो क्या रहा है, ज़रा इस पर बात करते हैं। लगारी साहब, हम ये देख रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस को अब रैबर कमेटी या अपोजिशन जमातें चाह रही हैं कि ज़ाहिर रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होनी चाहिए, मामला लटकना नहीं चाहिए। कहाँ से फॉरेन फंडिंग की अगर एक बागी रुकन जो है PTI का वो आके कहता है अकबर एस बाबर कि जी भाई आपके 28 अकाउंट्स हैं जो कि आपको बाहर से फंडिंग होती है, तो तहकीकात जल्द भी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये मामला आगे बढ़ेगा तो आपको क्या लगता है ये मामला कहाँ जाएगा, कहाँ तक जाके रुकेगा? पहली बात यह है कि गुज़श्ता एक हफ्ते से जो सूरत हाल सामने आई है, जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, उनसे लगता है कि पोलराइजेशन बढ़ रही है और जो पावर सेंटर्स हैं वहाँ पर किसी किस्म का अनरेस्ट की सूरत हाल मौजूद है। और ख़ास तौर पर काबीना ने जो फैसला किया था कि जनाब मियां नवाज शरीफ के जाने की शर्त लगाई गई थी, वो जाने का इसका मतलब कि NOC था उनकी तरफ से कि भी ठीक है जा सकते हैं आप बैरून मुल्क, मगर इतने पैसों की श्योरिटी, पैसे भी नहीं श्योरिटी देकर जा सकते हैं। तो इसका मतलब है उन्हें जाने पर एतराज़ नहीं था, उन्हें श्योरिटी के मामले में कोई चीज़ रखनी थी। तो और फिर उसका वज़ीर आज़म ने जिस तरह रिएक्शन किया, एक उनका मनसब नहीं है। मसला ये नहीं होता है कि आप चीज़ों को इस तरह से ले लें कि आप इसको कोई गली की बात समझ लें या समझ लें कि जी बच्चे खेल रहे हैं, उनकी आपस की कोई नाराज़गी की बात चल पड़ी है और उसके अंदर इस तरह की चीज़ें सामने। ये चीज़ें नहीं होती हैं कि आप पब्लिक फोरम पर ले जाते हैं और लोगों के सामने इस तरह चीज़ों को मशकूक बनाकर सामने रख देते हैं कि जनाब ये क्या हुआ है और सुन लें और फलां भी सुन लें और फलां भी सुन लें। इस तरह का नहीं होता। दूसरी बात, फिर उस पर जिस तरह का रिएक्शन आया शायद वो भी गैर ज़रूरी था, जहाँ से आया, जिस तरह से आया वो भी था। लेकिन ये मामला तो बिल्कुल अलग है। यहाँ अकबर बाबर साहब जो हैं उनको तो कोई
7-8 साल पहले मैं भी मिला था, उन्होंने ये सारी तफसीलात मुझे भी बताई थी और कहा था कि फॉरेन फंडिंग हुई है और फॉरेन फंडिंग की उन्होंने सारी डिटेल बताई थी। अच्छा, ये तो हो गया, फिर उसके बाद वो चले गए थे इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन सुन नहीं रहा था। अपोजिशन तो हर वो जगह जाकर एक्सप्लोर करेगी ना जहां पर हुकूमत कमजोर पड़ रही होगी। इस मामले में हुकूमत कमजोर पड़ रही है और इधर मुहतसिब आज़म पाकिस्तान के जो हैं नैब चेयरमैन नैब जो हैं वो भी एक तरफ करके बैठे हुए थे कि जी नहीं, हुकूमत को अगर हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन उनके बयानात बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आजकल आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं वही कह रहा हूं, रुख तब्दील हो रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि अगर एटमॉस्फेयर तब्दील हो रहा है तो तब्दीली के सिग्नल क्यों बजा रहे हैं, पहले घंटियां क्यों बजा रहे हैं, पहले ऐलानात क्यों कर रहे हैं। इस तरह की चीजें करने का मतलब ये होता है कि सूरत हाल को जरा गंभीर कर दिया जाता है। मैं कहता हूँ पोलराइजेशन बढ़ रही है, चीजें बढ़ रही हैं और ये एक मौका अपोजिशन के पास है। इलेक्शन कमीशन में अगर अकबर एस बाबर की चीज़ों को देख लिया जाता है और साबित हो जाता है तो फिर इसके बाद नताइज दूसरे हो सकते हैं और नताइज इस तरह भी हो सकते हैं कि अगर PTI को ही सारे का सारा मामला मशकूक हो जाएगा तो फिर अपना इक़्तिदार का सर्वाइवल उनके लिए एक बड़ा इशू बन जाएगा। मैं नहीं समझता हूँ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बेहतरी अगर इस सेंस में है कि मुल्क के हालात बेहतर हों और रियल सियासी अमल मुल्क में कायम हो, और तो ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं, मुझे लगता है कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी अगर ये सारी की सारी मामला ट्रांसपेरेंसी के जरिए। अच्छा, अगर ये चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने आती हैं तो फिर मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। पॉइंट टेकन। पीजे मीर साहब, ये मामला जो फॉरेन फंडिंग केस वाला मामला है, आपको क्या लगता है, क्या तहरीक इंसाफ ने खुद अपने लिए मामला उलझा दिया? देखें, कई लोगों को पता नहीं है, लफ्ज़ तो इस्तेमाल कर लेते हैं फॉरेन फंडिंग। फॉरेन फंडिंग क्या है कि क्या बल्क में ये फॉरेन फंडिंग आई है? देखें, अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में पाकिस्तानी हर कंपनियों में काम करते हैं और जब वो काम करते हैं उसके साथ आप कह लो कि मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ होती हैं जो कि काम करती हैं। कोई अरब होगा, कोई फ्रेंच होगा, जर्मन होगा, इंग्लिश होगा, अमेरिकन होगा, डच होगा, जो भी होगा, इजरायली भी होगा। ये सब अगर एक कंपनी में काम करते हैं तो जब चैरिटेबल कोई वर्क होता है, वेदर इट इज़ इन ब्रिटेन, UK और एनीवेयर, तो एक वो कई दफ़ा होता है इनकी फंडिंग में, वो कहते हैं हाँ जी ये हमने वहाँ डोनेट करना है। वो डोनेट करते हैं और वो डोनेट इसलिए करते हैं क्योंकि वन ऑफ द प्रिंसिपल पार्टनर्स उस एरिया का वो आप कह लो कि एक बेनिफिशियरी होता है, उसको वो उसका बेनिफैक्टर होता है बल्कि। तो अगर पाकिस्तान में इस तरह की कोई फंडिंग आती है, तहरीक इंसाफ में फंडिंग वो आई है कि जो कंपनीज और कॉर्पोरेट के थ्रूज आई है जहां पाकिस्तानीज काम कर रहे हैं और एज अ कंपनीज वो आपको फंडिंग देखते हैं। इस चीज़ को हमने इन्वेस्टिगेट करना है और इस चीज़ को देखना है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि भाई बल्क फंडिंग आ रही है कहीं से, तो यस देन दैट इज, जिस तरह आपका सवाल है, तो फिर इस सवाल के अंदर और फर्दर मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने इन दोनों चीज़ों को डायसेक्ट करना है और देखना है। लेकिन हम फंडिंग की क्या सुमैया बात कर रही हो, यहाँ आप देखो, हमने तो अपनी मैशत को ठीक करना है। आपके ऐसे ऐसे बिजनेसमैन आपने पकड़ के विदाउट चार्जेस अंदर बंद कर दिए। मैं आपके सामने आज ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ। एक है इकबाल ज़ैद अहमद, LNG के सबसे बड़े इंपोर्टर, उस बंदे को कराची में लाकर आपने बंद कर दिया है, जो पूरे पाकिस्तान को LNG दे रहा है। उसके बाउजर्स कराची में पकड़े हुए रखे हुए और आपने उसको अंदर बंद कर दिया। सर मैं आती हूँ आपकी जानिब, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं आती हूँ, इस पर ही बात करूंगी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान साहब हमारे साथ हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे सवाल जरा मैं ले लेती हूँ। अफजल साहब, ये जो अब इलेक्शन कमीशन इस केस को रोजाना सुनेगा और जो चीज़ें पेश की हैं बागी रुकून अकबर एस बाबर ने कि जी 23 अकाउंट्स हैं और इसमें फॉरेन फंडिंग हुई, अगर ये साबित हो जाता है तो उसके बाद क्या हो सकता है? इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन ले सकता है तहरीक इंसाफ के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अकबर एस अहमद ने एक बहुत अच्छा वो पॉइंट उठाया है और कल के दिन बड़ी हैरानी से और मुझे उसमें एक प्लेजेंट सरप्राइज था कि उसमें तमाम सियासी जमातों के जो नुमाइंदे थे, लीडर्स थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने आके इस चीज़ का मुतालबा किया। बात यह है कि इसको कहते हैं पॉलिटिकल फाइनेंस। ये पीजे साहब को अच्छी तरह पता है और ये पॉलिटिकल फाइनेंस हमारे मुल्क में इतना इसके ऊपर कभी भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि जैसे इलेक्शन में एक कानून है कि जी 40 लाख रुपए लगाएगा
नेशनल असेंबली में और 20 लाख प्रोविंशियल असेंबली में, तो आपने किसी भी जगह ये नहीं देखा होगा कि जैसे वो NA 120 का इलेक्शन था, अलीम खान वर्सेस सर, तो होगा क्या फिर? अब अगर ये कहते हैं अकबर एज़ बाबर की, तो पूरा महल बह जाएगा तहरीक इंसाफ का। मेरी बात सुन ले, इसमें बहुत अच्छी बात है ये। मैं उसकी अच्छाई की तरफ लेके जा रहा हूँ कि थोड़ा सा लोगों को भी पता चले कि ये पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स में पैसा इस्तेमाल होता है, आज तक उस पे इलेक्शन कमीशन ने कोई काम अमल दरामद उस पे इम्प्लीमेंट एनफोर्स नहीं किया। बात यह है कि आज एक इलेक्शन कमीशन के साबका सेक्रेटरी साहब आप ही के चैनल से बोल रहे थे और वो कवानीन और उसके आर्टिकल्स का हवाला दे रहे थे। जी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या ये कवानीन ये आज बन गए कल ही बात की थी मेरे प्रोग्राम में कुव्वत इरशाद साहब ने, आपके भी और मुदस्सिर इकबाल से भी बात हो रही थी। जी। तो ऐसे ये खुद जब सेक्रेटरी थे तो उस वक्त जस्टिस इरशाद हसन खान, जिसको मैं इन जस्टिस इरशाद हसन खान कहता हूँ, उनके वक्त में ये थे, तो उस वक्त भी ये कवानीन थे। और इन कवानीन की अमल दरामद, अब मैं आपको एक और तरफ लेके आता हूँ, ये बहुत अच्छा है मुल्क के लिए, बहुत अच्छा है ये जो टॉपिक। सर मैं ब्रेक ले लूँ पाकिस्तान में? सर मैं ब्रेक ले लूँ सर, आप अगर आपको ये कंप्लीट करना तो फिर ब्रेक के बाद आप कंप्लीट कर दीजिएगा। ब्रेक हम नाज़रीन लेते हैं, इस पर ही बात करेंगे और एक और मुश्किल खड़ी हो रही है तहरीक इंसाफ के लिए, उससे कैसे निपटेगी हुकूमत, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जनाब वेलकम बैक टू द शो। और नाज़रीन मुश्किल और खड़ी हो गई है हुकूमत के लिए, वो है इत्तेहादी अब एक एक करके नाराज़ हो रहे हैं। पहले हमने देखा था कि मिंगल ग्रुप जो था वो नाराज़ नज़र आया, फिर उसके बाद हमने देखा कि MQM का ग्रुप जो खासे अरसे से एक नाराज़गी की कैफियत में, मुलाकातें भी हुई, कल भी मुलाकात हुई और MQM का वफ़द जो है वो वज़ीर आज़म से भी मिला, आज गवर्नर हाउस में भी एक मुलाकात हुई और इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इत्तेहादी क्या मानेंगे, क्योंकि ये हुकूमत इत्तेहादियों के सहारे खड़ी हुई है। अगर ये इत्तेहादी नहीं भी मानते और अगर ये अपनी सीटें हुकूमत से जुदा कर लेंगे तो उसके बाद हुकूमत का क्या होगा, तो इस पर हम ज़रा बात कर लेते हैं। और पहले मैं चाहूँगी कि गुलाम मुर्तज़ा से बात कर लूँ, फिर आपको सुनवाऊँगी कि इत्तेहादी क्या कहते हैं। गुलाम मुर्तज़ा डिप्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मुर्तज़ा ब्यूरो चीफ हैं, मुर्तज़ा ये बताइएगा ये जो मामला चल रहे हैं खासतौर पर MQM के, उस पर अभी तक क्या पेशरफ्त हुई? क्या MQM मान गई है जो उनका एक मुआहिदा हुआ था हुकूमत से, क्या उस पर कोई पेशरफ्त की यकीन दहानी कराई है हुकूमत ने? जी, जो ये मुलाकातें जारी हैं इसमें कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से कि अपने तमाम इत्तेहादियों को उसी तरह से इंटैक्ट कर लिया जाए जिस तरह से पहले वो इसी हुकूमत के साथ इंटैक्ट थे और इस हुकूमत की तश्कील में उन्होंने अपना किरदार अदा किया था। MQM के हवाले से जो अभी तक बातचीत हो रही है उसमें मुस्बत अंदाज में बातचीत उनकी आगे बढ़ रही है। इसी तरह से पंजाब में भी आज आपको पता होगा बहुत ही अहम मुलाकातें हुई हैं। उस्मान बुज़दार साहब ने मुलाकात की है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से और फिर स्टेटमेंट दिलवाया गया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से और उन्होंने ये कहा दिलवाया गया है इत्तेहादी, जी हम इत्तेहादी हैं, हम साथ रहेंगे और हम किसी भी तरह से इस हुकूमत को गिरने नहीं देंगे। इस तरह की बातें, यानी कि अगर चीफ हमेशा एक रवायत रही है कि जब भी कोई मुलाकात इस तरह की होती है तो CM ऑफिस से हमेशा जारी की जाती है प्रेस रिलीज भी या वो बयान देते हैं। लेकिन इस मर्तबा जो बातचीत हुई तो उसके बाद तमाम जो उस बात में जिन नतीजों पे पहुंचे थे या जो बातचीत हुई उसका हर चीज़ उसकी जो थी वो परवेज़ इलाही साहब ने दी और उन्होंने इस बात के हवाले से बात की। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इस हवाले से हम कह सकते हैं कि इस तरह से भी है। और अख्तर मैंगल साहब के साथ क्योंकि वो नाराज़ तो हैं लेकिन अभी उनके साथ बातचीत के लिए बुलाया गया था CN बलूचिस्तान को और उन्हें ये कहा गया था कि आप वहाँ पे दोबारा से बातचीत शुरू करें और उनको भी एक एक्टिव रोल के लिए यहाँ मैंगल साहब को कहा जाए कि वो मरकज़ में एक्टिव रोल प्ले करें, लेकिन वो नाराज़ हैं। अभी उस हवाले से भी जो CM बलूचिस्तान है वो किरदार अदा कर रहे हैं। तकरीबन अपोजिशन की तमाम जमातों के साथ जो इनके आपस में भी राब्ते हो रहे हैं, अपोजिशन के साथ राब्ते हो रहे हैं
और जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनके भी आपस में इसी तरह राब्ते हो रहे हैं। और देखना दोनों तरफ से ही होगा। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा आपका, आपने बड़ा हमें तफसील देखना ही होगा कि इत्तेहादियों को मनाया कैसे जाएगा। अगर आपको दिखा देते हैं कि अख्तर मेंगल साहब ने अपनी नाराजगी का इजहार किस तरह किया था, ये आपको पहले उनका दिखाते हैं। पीटीआई के साथ जो हमने मुआहदा किया था उसमें हमने 1 साल का उनको टाइम दिया हुआ, हाई लेवल पर मीटिंगें भी कॉल की गई। 6 नुकात के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है उसमें हम मुतमईन नहीं, कोई शक नहीं कि मायूसी हुई और नाराजगियाँ भी हुई। हम हुकूमत में नहीं, हमने हुकूमत को सपोर्ट किया है, हम उसके इत्यादि भी नहीं है और हम अभी तक भी आज़ाद बेंचेस पर बैठे। जी हाँ, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, ये अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं। अब जरा दिखा देते हैं कैम के आमिर खान साहब क्या कह रहे हैं, जरा दिखाइएगा। बदकिस्मती है, अब तक तकरीबन कोई 15 माह हो चुके हैं, अब तक सिवाय नशिस्तन बर्खास्तन मुफ्तन के अलावा कुछ होता नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से जो है ये पूरा सिस्टम डिरेल हो। अब हमारे लोगों के अंदर भी, हमारे कारकुनान के अंदर भी, कराची अवाम के अंदर भी अब मायूसी बढ़ती जा रही है। जी, तो ये भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। आप पीर पगारा साहब क्या कह रहे हैं, आपको दिखा देते हैं। और इस दफा सिंध के लोग पीटीआई की गवर्नमेंट से बहुत मायूस है। महंगाई आसमान से रुकने का नाम नहीं ले रही और जो हालात है लग ये रहा है कि अगले महीने 1.5 और महंगाई बढ़ेगी। सिंध के लोग हुकूमत से मायूस हो गए हैं, ये सूरत हाल है इत्तेहादियों की। तो पहले ज़रा पीजे मीर साहब से बात करते हैं। मीर साहब, ये जो मामला है ज़ाहिर है ना अपोजिशन से हुकूमत की बन रही है, ना कोई लेजिस्लेशन हो रही है। जो इत्तेहादी जिनके सारे हुकूमत खड़ी हुई है, अगर वो भी नाराज़ हो जाएंगे तो फिर क्या करेगी हुकूमत? तनाव हो गई है क्या तहरीक इंसाफ? देखें, ये नाराज़ ग्रुप है, ये नाराज़ उस वक्त होते हैं जब इनको कोई चीज़ मिले ना। ये न्यूट्रल ग्राउंड पे पॉलिटिक्स करते हैं, इनके पास कोई अक्सरियत होती नहीं है। ये आप कह लो कि ये स्विंग वोट या एक सेक्ट बना लेते हैं जिसके अंदर ये देखते हैं, चलते हैं। अगर इनकी कोई आप कह लो जो डिमांड्स हैं जो आई होप जेन्युइन डिमांड्स हों तो फिर ये आगे चलती रहते हैं, वरना अगर नहीं तो अननेसेसरी और अनड्यू डिमांड्स जो भी गवर्नमेंट होती है वो कभी भी उसको पूरा नहीं करती है। मुझे तो याद है कि जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट के अंदर जब MQM थी, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बैठा होता था और जब अल्ताफ़ हुसैन कॉल करते थे 40-40 मिनट की, तो मुझे वज़ीर आज़म देख के कहते थे यार ये देखो ये क्या हो रहा है। तो मुझे पता है सब कुछ कि इंटरनली कैसे होता है, क्या करते हैं ये लोग। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने इलेक्टेड हुकूमतों को उनके साथ यही करना है तो फिर आप देखोगे कि आपका ये जो मुल्क है इसका पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी डेवलप नहीं होगा। और इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर पार्टी अपना अपना वो कह ले एक छोटे छोटे ट्रुप्स और छोटे छोटे ग्रुपिंग्स में चल रही है। ये जब इससे बाहर आ जाएंगे ये अलायंस पार्टनर्स भी अच्छे बनेंगे और एट द सेम टाइम ये अच्छी सपोर्ट बनेंगे आपके पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। मजबूरी होती है ना, आप सवाल कर रही हो, लेकिन मजबूरी होती है, चाहे वो 1 सीट हो या 2 सीट हो, जब आपको उनकी सीटों की जरूरत होती है तो फिर बात भी उनकी माननी पड़ती है। ये तो होता है, ये लो और दो की पॉलिसी होती है। शौकत बसे साहब तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं। बसे साहब, आप उस मीटिंग में भी हमने सुना है कि शरीक थे जो आज गवर्नर हाउस में हुई है। अगर आप उसमें शरीक थे तो सर क्या बात हुई, ये इत्तेहादी क्यों नाराज हो गए हैं आप लोगों से? बिल्कुल कोई इत्तेहादी नाराज नहीं है। देखें सुमैया रिजवान, एक घर के अंदर बहन भाइयों के दरमियान भी नुक्ता नज़र पे इख्तलाफ हो सकता है, माँ बाप के अंदर भी राय मुख्तलिफ हो सकती है। ये तो फिर हमारी अपनी एक पार्टी है, हमारे जो इत्तेहादी हैं उनका एक अपना मशहूर है, अपनी पार्टी है। लेकिन आपने देखा कि चौधरी परवेज इलाही साहब का स्टेटमेंट, MQM का स्टेटमेंट, डेफिनेटली ये हमारे साथ है और इंशाल्लाह 5 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत। आप कह रहे हैं नाराज कोई नहीं है, फिर भी आप चल के कराची तक आए मनाने के लिए? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, किसी को कोई मनाने नहीं आया। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये नुक्ता नज़र पे, सोच पे इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है और ये होना भी चाहिए। ये जमहूरियत का हुस्न भी है, कोई थोड़ी आमरीत है। मैं फिर कहता हूँ कि हमारी पार्टी में पिछले दिनों जब ये मियां नवाज शरीफ वाला इशू चला है, हमारी जो कैबिनेट है वो डिवाइडेड थी। बस MQM से क्या बात हुई आप लोगों की? वो जो मुआहिदा उनका है उस पर वो बड़े मायूस हैं, क्या यकीन दहानी कराई आप लोगों ने? बिल्कुल कोई मायूसी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ डायलॉग होता रहता है, बातचीत होती रहती है। उनके कराची के ऊपर रिजर्वेशन दिए हैं, ठीक है, कराची पे तेजी के साथ काम शुरू किया जाए। आपको याद होगा नवंबर के फर्स्ट वीक में प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आए थे,
फोकल पर्सन असद उमर साहब को मुकर्रर भी कर दिया गया है ठीक है। हमारे, तो इसलिए इंशाल्लाह हमारे इत्तेहादी भी हमारे साथ रहेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी 5 साल पूरे करेगी। इसलिए आप खबर सर ये तो सवाल था ही नहीं मेरा। आप खबर बनाने की कोशिश ना करें, बिल्कुल कोई खबर सर नहीं मैं क्यों खबर बनाऊंगी, खबर तो आती है सर, और खबरें फिर बनती हैं, खबर होती है तो फिर होता है सर, पर कहीं परिंदा बनता है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, आप हमारे साथ। लगारी साहब, खबर ज़ाहिर है जब खबर है तो खबर में बात भी की जा रही है, खबर बनाई नहीं जाती, खबर होती है तो फिर खबर आती है। क्या खबर है वैसे आपके पास? खबरें तो ज़ाहिर है मैं बनाता नहीं हूँ, खबरें बनती हैं, हालात से बनती हैं, वाक़यात से बनती हैं, डेवलपमेंट से बनती हैं, मुलाकातों से बनती हैं, नाराज़गियों से बनती हैं, और बाज़ चीज़ें जो तय ना हो पा रही हैं उनसे बनती हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दाखिली तज़ादात होते हैं उनसे बनती हैं, दाखिली बहरान होता है उससे बनती हैं, और रूलिंग एलीट के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, गड़बड़ हो रही होती है। तो ये महज इत्तेहादियों का मामला थोड़ी हैं। पिछले 3-4 दिन से जो लोग टीवी देखते हैं तो उनको भी पता है कि सूरत हाल किस तरफ को जा रही है। बसरा साहब बहुत शरीफ आदमी है, बहुत ही नफीस आदमी है, वो चीज़ों को इसी तरह से देखते हैं हमेशा पॉजिटिव तौर पर, लेकिन चीज़ें बहरहाल गड़बड़ हैं और चीज़ें बहरहाल एक और समत को चल पड़ी हैं, और चीज़ों के रफ्तार बहुत तेज़ है। और चौधरी शुजात हुसैन की बात को ज़रूर जहन में रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि 3 महीने के बाद, फिर उन्होंने इस मुद्दत में एक्सटेंशन की और कहा कि 6 महीने के बाद कोई शख्स इस बात के लिए तैयार ना होगा कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने। अगर मामला इस हद तक संजीदा हो चुके हैं तो फिर बड़ी गड़बड़ है या बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। अच्छा मीर साहब, आप भी समझते हैं बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, कुछ दिनों में हम देखेंगे? देखें, इसके मल्टीपल आंसर्स हैं। डेवलपमेंट, अगर ये पूरा इस वक्त जो अपोजिशन है वो कह रही है ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, अगर तो ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है तो फिर इसको डिफ्लेक्ट कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो अगर जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम या इंसिनुएशन लेके आ रहे हैं, जिन्होंने सेलेक्ट किया है, फिर ये उनका फेलियर है। ओके, एक तो ये जवाब बन गया। दूसरा, आपके पास जब आप शोर करते हैं लूली लंगड़ी जमहूरियत भी सबसे अच्छी है, तो ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो फिर आप इसको चलने दो। अगर आप समझते हो कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी 1-2 साल के अंदर आपके मसाइल हल कर लेगी, तो इस तरह नहीं होगा। आपके पास 4 या 5 साल का मैंडेट है, आपने ये पूरा करना है, आपका एक लीगल राइट है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको वहाँ पूरा करोगे। अगर बीच में आपने एक मेवरिक शो करना है तो मेवरिक शो फिर ये पार्टीज के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, ये फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे होगा और इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस बहुत होंगे। आपके पास कोई भी ना वर्ल्ड बैंक आएगा, ना IMF आएगी, ना कोई ADBP, और ना ही कोई आपके पास डोनर्स आएंगे, क्योंकि फिर वो इस मुल्क को समझेंगे ये एक मेवरिक है और ये इसके अंदर कोई पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ना इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस होगा। सो आई थिंक इसको आप चलने दें जिस तरीके से, और ये जो स्पेकुलेशंस हम लेके आते हैं वो हट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आई थिंक दे शुड बी पुट असाइड एंड लेट्स बी पॉजिटिव। पीजे मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, नज़ीर लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम में जाते जाते बसरा साहब के लिए बस मैं एक जुमला बोलना चाहती हूँ कि बसरा साहब, जब खबरें आती हैं तो खबरनामा बनता है, जब बहुत ज़्यादा खबरें आती हैं तो फिर एक प्रोग्राम बनता है, और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आप अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।